नमस्कार, मैं दिनेश मोयल वर्तमान में सहायक जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल भोपाल में पदस्थ हूँ। जेल विभाग में मुझे लगभग 7 वर्ष का अनुभव है। मॉड्यूल की रूपरेखा। मॉड्यूल 1। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि अष्टकोण प्रबंधन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये जेल प्रशासन में क्यों महत्वपूर्ण है। मॉड्यूल 2। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि अष्टकोण की संरचना किस प्रकार जेल की निगरानी, नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों में सहायक होती है। मॉड्यूल 3। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि जेल प्रशासन से जुड़े प्रमुख कानूनी प्रावधान और नियम किस प्रकार कार्यप्रणाली को दिशा देते हैं। मॉड्यूल 4। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि अष्टकोण प्रबंधन के 8 प्रमुख घटक मिलकर जेल व्यवस्था को कैसे संतुलित और प्रभावी बनाते हैं। मॉड्यूल 5। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था और अभिरक्षा प्रबंधन के माध्यम से जेल में शांति और नियंत्रण कैसे बनाए रखा जाता है। मॉड्यूल 6। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि अनुशासन, दंड व्यवस्था और धार्मिक सामाजिक नीतियां जेल वातावरण को कैसे व्यवस्थित रखती हैं। मॉड्यूल 7। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कल्याणकारी, विधिक और मनोरंजन संबंधी व्यवस्थाएं बंदियों के मानसिक और सामाजिक विकास में कैसे सहायक होती हैं। मॉड्यूल 8। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि स्वास्थ्य प्रबंधन, श्रम व्यवस्था और शिक्षा प्रशिक्षण बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे योगदान देते हैं। जिस विषय पर बात कर रहे हैं, ये विषय जेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग या जेल विभाग से समन्वय रखने वाले अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी है। आज हम बात कर रहे हैं अष्टकोण प्रबंधन, प्रावधान, आवश्यकता और सावधानियां। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अष्टकोण क्या होता है। अष्टकोण किसी भी जेल का केंद्रीय बिंदु होता है जहां से बंदियों की निगरानी रखने, देखरेख करने, नियंत्रण करने तथा आकस्मिक घटनाओं को रोकने में विशेष उपयोग किया जाता है। इसकी संरचना अष्टकोणीय होती है, जिससे जेल की समस्त दिशाओं में निगरानी के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसकी हम संरचना देख रहे हैं, यह अष्टकोणीय है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अष्टकोण प्रबंधन में प्रावधान के बारे में। प्रावधान के बारे में हम बात करते हैं तो कारागार अधिनियम 1894 और मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले है आवास, उसके बाद बंदियों का पृथक्करण, मेडिकल मुआयना, हिस्ट्री टिकट, श्रम आवंटन, श्रम विभाजन, वस्त्र और सामान वितरण, आहार, पानी व्यवस्था, इनकमिंग दूरभाष व मुलाकात सुविधा, परिहार, बंदियों के दाढ़ी कटिंग के संबंध में, जेल अपराध एवं दंड, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधिक सहायता, साप्ताहिक परेड और धार्मिक नीतियों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि अष्टकोण प्रबंधन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये जेल प्रशासन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए क्यों आवश्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। हम प्रावधान के बारे में बात करते हैं। कारागार अधिनियम 1894 की धारा 4 में बंदियों के आवास के बारे में बात की गई है। राज्य सरकार बंदियों के लिए ऐसे कारागार में आवास की व्यवस्था करेगी जो ऐसी रीति में बनाए या सुव्यवस्थित किए गए हों। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 375(2) के तहत बंदियों को दंडित बंदियों को विचाराधीन बंदियों से अलग रखने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 375(4) के तहत, जिसमें राजनीतिक बंदियों को पृथक रखने के संबंध में उल्लेख किया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 375(7) के तहत, जिसमें सिविल बंदियों को आपराधिक बंदियों से पृथक रखने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 375(8) के तहत जो किशोर बंदी है, 18 वर्ष से 21 वर्ष के बंदी है, उनको वयस्क बंदियों से पृथक रखने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 303 के तहत जो नवीन आमद में प्राप्त बंदी जेल डिस्पेंसरी में जेल भेजकर जेल चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 823 के अंतर्गत प्रवेश के समय बंदियों की स्वास्थ्य परीक्षा या बंदियों की आयु, ऊंचाई, शारीरिक तुल्यांकन, वजन, किस वर्ग
के काम के लिए उपयुक्त है, मसूड़ों की हालत आदि की जांच किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 905 के तहत प्रत्येक दंडित और विचाराधीन बंदियों का हिस्ट्री टिकट बनाया जाता है, जिसमें बंदियों की व्यक्तिगत जानकारी, प्रकरण के संबंध में जानकारी, कार्य आवंटन, परिहार या माफी, जेल आचरण, इनकमिंग सुविधा, टेलीफोन सुविधा, अपील संबंधी जानकारियां उनके हिस्ट्री टिकट में दर्ज की जाती है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 907 एवं 910 में प्रत्येक चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक बंदी का वजन लिया जाता है और उनकी स्वास्थ्य पुस्तिका में इंदराज किया जाता है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 648 के तहत जो सभी नवीन बंदियों को श्रम या कार्य की जानकारी बंदी की हिस्ट्री टिकट में इंदराज की जाती है के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 574 और कारागार अधिनियम 1894 की धारा 31 एवं धारा 33 के तहत सभी दंडित और विचाराधीन बंदियों को वस्त्र बिस्तर प्रदान करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 519 के तहत प्रत्येक दंडित, विचाराधीन और सिविल बंदियों को जेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित माप या मान के अनुसार आहार प्रदान किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया, अर्थात मेडिकल डाइट के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश कारागार अधिनियम 1894 की धारा 5 एवं जेल नियमावली 1968 के नियम 617 के तहत दंडित बंदियों को 7 दिन में एक बार मुलाकात और विचाराधीन बंदी को सप्ताह में 2 बार मुलाकात या विधिक सलाह में जाली मुलाकात प्रदान करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 723 और कारागार अधिनियम 1894 की धारा 59 की धारा 1 एवं सपठित धारा 45 के तहत जेल में अनुशासन भंग करने वाले बंदियों को जेल अपराध से दंडित करने के संबंध में प्रावधान है, जिसमें किसी भी रूप में कारागार की सुरक्षा को खतरे में डालना, विधि व्यवस्था एवं कारागार अनुशासन को तोड़ना, स्वयं को चोट पहुंचाना या दूसरे बंदियों के साथ झगड़ा करना, वर्जित सामग्री को अपने अधिपत्य में रखने के संबंध में शामिल है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 724 के तहत जेल अपराध के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। यदि कोई दंडित बंदी या विचाराधीन बंदी जेल अपराध करता है तो उसको दंडित किया जाता है, जिसमें विशेष अधिकारों से वंचित करने के दंड से, माफी से या उसकी जो पारिश्रमिक राशि है को जब्त करने के दंड से दंडित किया जाता है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 647 ख 2 के तहत कठोर कारावास या आजीवन की सजा भुगत रहे बंदियों को कार्य आवंटित किया जाता है के संबंध में उल्लेख किया गया। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 662 के तहत सादा कारावास वाले बंदियों से कार्य नहीं लिया जाता। यदि वे स्वेच्छा से कार्य करना चाहे तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से समर्थ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही उन्हें कार्य में लिया जा सकता है, परंतु व्यक्तिगत स्वच्छता, बैरक की सफाई उनके द्वारा स्वयं करने का प्रावधान है। जेल नियमावली 1968 के नियम 670 के तहत सिविल बंदी जेल अधीक्षक की अनुमति से कारागार में श्रम कर सकते हैं के संबंध में प्रावधान है। जेल नियमावली 1968 के नियम 670 विचाराधीन बंदी से अप्रतिष्ठात्मक कार्य नहीं कराया जा सकता, परंतु शारीरिक व वस्त्रों की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता दृढ़तापूर्वक जोर दिया जाएगा, जिसमें यार्ड, वार्ड और बिस्तर की स्वच्छता प्रमुख है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 647 के अंतर्गत बंदियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 698 के तहत दंडित बंदियों को उनके द्वारा किए गए श्रम के एवज में प्रति माह परिहार प्रदान किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 699 के तहत जेल अधीक्षक द्वारा प्रति वर्ष 30 दिन की माफी, जिसमें माफी का विभाजन किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक 15 दिन, उप जेल अधीक्षक 10 दिन और सहायक जेल अधीक्षक 5 दिन का परिहार प्रदान करते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 60 दिन का विशेष परिहार
दिए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 71 के तहत जेल में रहते हुए साक्षर प्राप्त करने बंदियों को विशेष परिहार किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 95 के तहत प्रति सप्ताह बंदियों के साप्ताहिक परेड उनको दी जाने वाले संपूर्ण किट के साथ, जिसमें वस्त्र, कंबल, चादर, बोना पट्टी, इसके बाद थाली, गिलास, कटोरी आदि सुसज्जित एक साप्ताहिक परेड में बंदी अपनी किट के साथ उपस्थित रहते हैं, अपनी समस्याएं जेल अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन समस्याओं का नियमानुसार निराकरण जेल अधीक्षक द्वारा समस्त शाखा प्रभारियों को टिप कर कराया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि अष्टकोण किसी भी जेल का केंद्रीय नियंत्रण बिंदु कैसे होता है और इसकी संरचना जेल की समग्र निगरानी में कैसे सहायक होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम बात कर रहे हैं अष्टकोण के प्रमुख घटक। अष्टकोण के प्रमुख घटक 8 हैं, जिसमें है सुरक्षा प्रबंधन, अभिरक्षा प्रबंधन, अनुशासन प्रबंधन, कल्याण प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, श्रम एवं कार्य प्रबंधन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रबंधन, सुधार एवं पुनर्वास की बात करते हैं। अष्टकोण प्रबंधन में सबसे पहले हम सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में चर्चा करेंगे। जेल के भीतर और बाहरी कानून व्यवस्था बनाए रखने, कैदियों की निगरानी तथा भागने, हिंसा व अव्यवस्थाओं को रोकने हेतु इसके प्रमुख उद्देश्य हैं कैदियों का सुरक्षित निरोधन, जेल से फरार होने वाली घटनाओं को कम करना, जेल कर्मचारियों, कैदियों और अगंदुओं की सुरक्षा, अनुशासन, नियंत्रण बनाए रखना। जेल की सुरक्षा प्रबंधन के प्रमुख तत्व है भौतिक सुरक्षा, जिसमें हम बात करते हैं ऊंची दीवारें, वॉच टावर और इलेक्ट्रिक फेंसिंग की। तकनीकी सुरक्षा में हम बात करते हैं सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली। प्रहरियों द्वारा सुरक्षा में प्रशिक्षित जेल स्टाफ, नियमित गश्त और आपात स्थिति में विशेष बल की आवश्यकता रहती है। सुरक्षा प्रबंधन में हम कैदियों का वर्गीकरण से भी सुरक्षा को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसमें विचाराधीन बंदियों को अलग बैरक में, दंडित बंदियों को अलग बैरक में और किशोर बंदियों को पृथक बैरकों में रखा जाए, जिससे पूर्ण नियंत्रण बना रहे। तलाशी एवं निगरानी की हम बात करते हैं तो कारखाने, अस्पताल, बैरक, वाचनालय, पाकशाला एवं अन्य ऐसे स्थान जहां बंदियों का मूवमेंट होता है, उन स्थानों की नियमित तलाशी कराई जाए। बंदियों के सामान की तलाशी, संदिग्ध गतिविधियों वाले बंदियों की आकस्मिक तलाशी कराई जाए। आपातकालीन प्रबंधन में हम दंगा और हिंसा से निपटने के लिए मॉकड्रिल या पुलिस से समन्वय स्थापित कर सकते हैं, जिससे जेल में शांति, व्यवस्था एवं अनुशासन बना रहे। सुरक्षा हेतु जेल परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनकी नियमित रूप से अष्टकोण अधिकारी को मॉनिटरिंग करना चाहिए। संदिग्ध गतिविधियों पाए जाने पर अलर्ट करना चाहिए। घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज को संधारित करना चाहिए। सभी दंडित बंदियों को कार्य पर जाते समय एवं आते समय प्रभावशाली तलाशी कराना। सभी दंडित और विचाराधीन बंदी को टेलीफोन मुलाकात या पेशी पर जाते समय नियमित या आते समय नियमित रूप से तलाशी लेने के पश्चात ही बैरक में प्रवेश दिया जाए। यदि किसी बंदी के संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती है तो उनकी विशेष निगरानी रखी जाए। जेल में समस्त खंड, सर्किल एवं समस्त वालघाट पर जेल सेवाओं में कार्यरत सीओ या सीएनडब्ल्यू बंदियों की तैनाती या ड्यूटी लगाई जाए। वाकी टाकी के माध्यम से नियमित समय अंतराल के बाद खैरियत ली जाए। यदि खैरियत की सूचना न प्राप्त हो तो स्वयं जाकर कारणों का पता लगाएं। जेल की बाहरी दीवार पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें हल्का करंट फ्लो होता है, जिसकी नियमित रूप से जांच की जाए कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। बंद होने की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जाए।
नवीन आमद के बंदियों को जेल प्रवेश के समय नियमित रूप से मेटल डिटेक्टर से जांच की जाए, विशेष रूप से उनकी तलाशी ली जाए। प्रत्येक बैरक में रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जेल मैनुअल में प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें सीओ और सीएनडब्ल्यू की ड्यूटी रात्रि में जागे के रूप में नियत की जाती है। जेल अभिरक्षा में अभिरक्षा प्रबंधन के बारे में हम बात करते हैं। जेल में बंद कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा, निगरानी एवं अनुशासन पूर्ण देखरेख की व्यवस्था की जानी चाहिए। बंदियों की निगरानी, दिन रात निगरानी, बैरक और सेल की नियमित जांच, कैदियों की उपस्थिति, गिनती प्रातः, दोपहर और शाम के लॉकअप के समय की जानी चाहिए। विचाराधीन बंदी, दंडित बंदी और किशोर बंदियों को अलग अलग बैरक में रखा जाए ताकि पूर्ण नियंत्रण बना रहे। अनुशासन एवं नियंत्रण, जेल नियमों का पालन कराना। यदि कोई बंदी उदंड है तो उसे दंड देना, या कोई बंदी अच्छा काम कर रहा है तो पुरस्कार प्रणाली या अनुशासनात्मक प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। स्टाफ की भूमिका की बात करते हैं तो प्रशिक्षित जेल प्रहरी होना चाहिए। सतर्कता, ईमानदारी और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाना चाहिए। मानव अधिकार संरक्षण की बात करते हैं तो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से बंदियों से बचाव, कानूनी अधिकारों की जानकारी, सम्मानजनक व्यवहार जिससे जेल में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, कैदियों के सुधार व पुनर्वास में सहायता मिल सके और प्रशासनिक नियंत्रण प्रभावी रहता है। कैंटीन की व्यवस्था की बात करते हैं तो समस्त दंडित और विचाराधीन बंदियों को जेल कैंटीन से व्यक्तिगत या आयव्यय या निजी स्टोर से सामग्री क्रय कर सकते हैं, जिसमें एक निर्धारित मूल्य पर सामग्री क्रय करने का प्रावधान है। बंदी की रिहाई के समय कैंटीन खाते में जो शेष राशि रहती है उनका नगद भुगतान किया जाता है। कैंटीन सामग्री वितरण रजिस्टर और पर्ची वितरण रजिस्टर संधारित किए जाते हैं और समय समय पर जो भी चीज़ें हैं वो पारदर्शी तरीके से प्रभावी रहती है। कारागार की सुरक्षा को खतरे में डालना, विधि व्यवस्था या कारागार अनुशासन को तोड़ना, स्वयं को चोट पहुंचाना, दूसरे बंदियों से झगड़ा करना, वर्जित सामग्री को आधिपत्य रखना इत्यादि मुख्यतः जेल अपराध की श्रेणी में आते हैं। जेल अपराध के लिए दंड का उल्लेख किया गया है, जिसमें औपचारिक चेतावनी, अधिकतम 1 माह के लिए बंदियों को विशेषाधिकार वापस लेना, अर्जित माफी को जब्त करना, उच्च सुरक्षा कारागार में स्थानांतरण करना, 1 या 1 से अधिक वर्ष के लिए विशेषाधिकारों से स्थगन आदि के दंड से दंडित किया जाता है। अनुशासन भंग के मामले में दंडित बंदियों जिनकी सुविधा, मुलाकात, इनकमिंग सुविधा, दूरभाष सुविधा या टेलीफोन सुविधा को बंद किया जाता है या उनको पृथक किया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जेल प्रशासन से जुड़े प्रमुख वैधानिक प्रावधान, नियम और नीतियां किस प्रकार कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अनुशासन प्रबंधन, कारागार के नियमों का पालन, व्यवस्था बनाए रखना और सुधारात्मक वातावरण तैयार करना। जेल में अनुशासन के उद्देश्य, जेल में सुरक्षा व शांति बनाए रखना, कैदियों में सुधार व आत्म नियंत्रण विकसित करना, अव्यवस्था या हिंसा को रोकना, पुनर्वास की प्रक्रिया को सफल बनाना। जेल में अनुशासन के प्रमुख तत्व है नियमों का पालन, जिसमें समय, कार्य और भोजन व मुलाकात, व्यवहार नियंत्रण में कैदियों का उचित आचरण, कार्य अनुशासन में जेल में दिए गए कार्य को ईमानदारी से करना, प्रशासनिक अनुशासन में जेल के अधिकारियों की जिम्मेदारी और निष्पक्षता। जेल अनुशासन बनाए रखने के उपाय में हम बात करते हैं स्पष्ट नियम, दंड व पुरस्कार व्यवस्था, शिक्षा एवं परामर्श कार्यक्रम, योग, ध्यान व कौशल विकास और मानवीय व्यवहार व निगरानी। धार्मिक नीतियों के संबंध में हम बात करते हैं तो समस्त मुस्लिम
कैदियों के लिए नमाज पढ़ने और रमजान में रोजा रखने की अनुज्ञा दी गई है। हिंदू कैदियों के बारे में हम बात करते हैं तो जनेऊ पहनने, प्रार्थना पूजा पाठ करने, रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथ रखने की अनुमति दी गई है। सिख बंदियों के संबंध में हम बात करते हैं तो उनकी इच्छानुसार पूजा करने और धार्मिक पुस्तक रखने की अनुमति दी गई। ईसाई बंदियों के संबंध में हम बात करते हैं तो उनकी इच्छानुसार पूजा करने और धार्मिक पुस्तक रखने की अनुमति दी गई है। साप्ताहिक परेड की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 95 के तहत अंतर्गत प्रति सप्ताह बंदियों की साप्ताहिक परेड उनको दी जाने वाली संपूर्ण किट के साथ लगाई जाती है। परेड के दौरान अर्जी करने वाले बंदियों की समस्याएं सुनी जाती है एवं त्वरित निराकरण हेतु संबंधित शाखाओं को टीप कराई जाती है। परेड के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आए अधिवक्ताओं के द्वारा बंदियों से प्रकरण के संबंध में चर्चा की जाती है और उनका निराकरण किया जाता है। साप्ताहिक परेड के दौरान बंदियों का व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि अनुशासन बना रहे। कल्याण प्रबंधन के संबंध में हम बात करते हैं। जेल में बंदियों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नीति कल्याण के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएं जैसे कैदियों के मानव अधिकार की रक्षा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना, सुधार व पुनर्वास ताकि समाज में दोबारा सम्मानपूर्वक जीवन जीने की तैयारी करना, गैर शासकीय संस्थाएं से संपर्क स्थापित कर बंदियों की स्वास्थ्य सुदृढ़ता को बनाए रखने एवं मानसिक विकास हेतु योग, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना, जेल में निरंतर योग, प्राणायाम, ध्यान संबंधी कार्यक्रम का आयोजन कराना। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं में नियमित रूप से मेडिकल चेकअप, बीमार बंदियों का उपचार और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। शिक्षा व प्रशिक्षण की बात करते हैं तो साक्षरता कार्यक्रम, स्कूल या ओपन शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण। भोजन व आवास, बंदियों को पौष्टिक व स्वच्छ भोजन, स्वच्छ आवास और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना प्रमुखता में है। मनोरंजन व मानसिक कल्याण, खेलकूद, पुस्तकालय, योग व ध्यान। सामाजिक व कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, परिवार से मिलने की सुविधा व परामर्श सेवाएं। सुधारात्मक कार्यक्रम में नैतिक शिक्षा, व्यवहार कार्यक्रम, नशा मुक्ति कार्यक्रम और अपराध की पुनरावृत्ति को कम करना, समाज में सकारात्मक पुनर्वास हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। विधिक सहायता की बात करते हैं तो जेल में परिरुद्ध सभी बंदियों को विधिक सहायता वो शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति, अपील प्रकरण, प्ली बार्गेनिंग और बीएनएस की धारा 469 के तहत आवेदन, स्वयं के मुचलके पे रिहा करने संबंधी आवेदन आदि प्रकरणों को साप्ताहिक परेड, व्यक्तिगत सुनवाई या पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से चिन्हित करना, विधि शाखा को प्रकरण प्रस्तुत कर बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में सहयोग प्रदान किया जाता है। जेल में समस्त परिरुद्ध बंदी हेतु विधिक सहायता हेतु जेल में लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान की जाती है। मनोरंजन की बात करते हैं तो प्रत्येक दंडित व विचारित बंदियों को मनोरंजन हेतु उनके बैरिक्स में टीवी लगाई गई है, जिससे जेल द्वारा जो निर्धारित ज्ञानवर्धक चैनल है उनके माध्यम से उनका मनोरंजन कराया जाता है। वाचनालय के माध्यम से साहित्यिक, धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन कराया जाता है ताकि बंदी का मानसिक तनाव कम हो। बंदियों के शारीरिक तनाव को कम करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे कैरम है, शतरंज है, क्रिकेट, वॉलीबॉल इत्यादि खेलों की सुविधा प्रदान की जाती है। जेल में बंदियों को खेल कूद और मनोरंजन की सुविधा में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। यदि जेलों में संगीत की शिक्षा संचालित हो रही हो तो उनका बंदियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। संगीत विद्यालय की बात करते हैं तो यदि संगीत एवं कला केंद्र स्थापित है तो बंदियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की जाए। बाहर से ऐसे शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर बंदियों को संगीत
का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपनी जीविका उपार्जन के लिए बेहतर काम कर सके। अन्य सुधारात्मक कार्यों में जो समय समय पर जेल विभाग या अन्य विभाग द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, जिससे बंदियों को जोड़ा जाए, जिससे उनका स्वावलंबन हो, पुनर्वास हो। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सुरक्षा, अभिरक्षा, अनुशासन, कल्याण, स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा तथा सुधार एवं पुनर्वास मिलकर अष्टकोण प्रबंधन को कैसे पूर्ण बनाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करते हैं तो जेल में स्वास्थ्य प्रबंधन, जेल में बंद कैदियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रखना जेल प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। चिकित्सीय सुविधा की बात करते हैं तो बीमार बंदियों को नियमित उपचार हो, गंभीर बीमार बंदियों को बाह्य अस्पताल उपचार हेतु भेजा जाए। स्वच्छता और साफ सफाई में हम जेल परिसर जो बैरिक्स है, शौचालय है, रसोई की नियमित साफ सफाई की जाए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। कैदियों को पौष्टिक और संतुलित भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु तनाव, अवसाद और चिंता से निपटने के लिए काउंसलिंग, योग और ध्यान की व्यवस्था की जाए। संक्रामक रोगों की रोकथाम करने के लिए टीकाकरण, नियमित जांच और संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की जाती है। जेल में अच्छा स्वास्थ्य प्रबंधन न केवल कैदियों को जीवन को सुरक्षित बनाता है बल्कि समाज के लिए लाभदायक होता है, जिससे सुधार एवं पुनर्वास के लिए उपयोगी है। सभी बंदियों को मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 303 के तहत जेल डिस्पेंसरी भेजकर जेल चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 823 के अंतर्गत प्रवेश के समय कैदियों की स्वास्थ्य परीक्षा में बंदियों की आयु, ऊंचाई, शारीरिक तुल्यांकन, वजन, किस वर्ग के लिए काम के लिए उपयुक्त है, मसूड़ों की हालत इत्यादि की जांच की जाना चाहिए। टीबी है, HIV है या मानसिक रोग से ग्रस्त बंदियों को पृथक वार्डों में रखा जाए ताकि उनकी देखभाल सही तरीके से की जा सके। गंभीर रूप से बीमार बंदियों को जेल डिस्पेंसरी में रखा जाए और चिकित्सा अधिकारी के परामर्श अनुसार आवश्यकता अनुसार उपचार प्रदान किया जाए, बाह्य अस्पताल में भेजा जाए। अन्य बंदियों को पृथक रूप से उपचार वार्डों में रखा जाए जो बीमार बंदी है। बीमार बंदियों को प्रतिदिन OPT हेतु जेल डिस्पेंसरी ले जाया जाता है और जेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो उपचार सुझाया गया है उनको आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाता है। बंदियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु समय समय पर विभिन्न चिकित्सालयों व संस्थाओं द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। श्रम एवं कार्य प्रबंधन की हम बात करते हैं तो जेल के अंदर कैदियों को कराए जाने वाला कार्य और उस काम को सही तरीके से संगठित और संचालित करना। जेल में श्रम, जेल में कैदियों से काम कराने का मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना, कैदियों में सुधार हो, कौशल को सीखना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखना, आत्मनिर्भर की भावना विकसित करना, जिसमें बंदियों को खेती बाड़ी, सिलाई बुनाई, बढ़ईगिरी, साफ सफाई, रसोई या मरम्मत आदि कराया जाता है। श्रम के अनुसार बंदियों को पारिश्रमिक राशि प्रदान की जाती है। जेल में कार्य प्रबंधन, योग्यता एवं स्वास्थ्य के अनुसार काम देना, काम के लिए समय सारणी निर्धारित करना, जेल अधिकारी द्वारा निगरानी व नियंत्रण, सुरक्षा नियमों का पालन, काम का रिकॉर्ड रखना। इसका महत्व है कि कैदी का जो चरित्र सुधार या जेल आचरण, जेल का वातावरण शांत रहता है, रिहाई के समय रोजगार में मदद मिलती है और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ये उपयोगी है। जेल नियमावली 1968 के नियम 647 ख 2 के अंतर्गत कठोर कारावास
या आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदियों को कार्य आवंटित किया जाता है। जेल नियमावली 1968 के नियम 662 के अंतर्गत सादा कारावास वाले बंदियों को कार्य नहीं लिया जाता। यदि वे स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से समर्थ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उन्हें कार्य में लिया जाता है, परंतु वार्ड में व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्य उन्हें स्वयं करने होते हैं। मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 670 के अंतर्गत सिविल बंदी जेल अधीक्षक की अनुमति के कारागार में श्रम कर सकते हैं। जेल नियमावली 1968 के नियम 670 के अंतर्गत विचाराधीन बंदी से कोई अप्रतिष्ठात्मक कार्य नहीं कराया जाता है, परंतु शारीरिक व वस्त्रों की स्वच्छता पर सुदृढ़ता पूर्वक जोर दिया जाता है। उन्हें यार्ड, वार्ड और बिस्तर को स्वच्छ रखने के कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सश्रम कारावास से दंडित बंदियों को उनकी योग्यता अनुसार श्रम विभाजन किया जाता है। बंदियों के पुनर्वास में सहायक विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे लोहारी, बढ़ई, पेंटिंग प्रेस, दरी, कंबल, चित्रकला, पाकशाला या जल सेवा में प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित किया जाता है ताकि वह स्वयं का कौशल विकास कर सकें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा बनाए रखने के लिए कौन-कौन से उपाय आवश्यक हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। सुधार एवं पुनर्वास की हम बात करते हैं तो जेल में अच्छा आचरण रखने वाले बंदियों को पेरोल का लाभ प्रदान किया जाता है। पेरोल की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जेल महानिदेशक को प्रकरण भेजे जाते हैं। पेरोल स्वीकृति उपरांत बंदी को उनके परिवार से मिलने, कृषि कार्य या अन्य उत्सवों में शामिल होने के लिए 14+2 दिन की पेरोल वर्ष में 3 बार प्रदान की जाती है और 90 दिन के अंतराल के अंतर पर उन्हें छोड़ने का प्रावधान है। अच्छा आचरण रखने वाले बंदियों को पात्रता अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए प्रोबेशन पीरियड पर छोड़ा जाता है, जिसमें बंदी अपने घर परिवार के साथ रह सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। एक निश्चित अवधि जेल में व्यतीत होने के बाद दंडित बंदी है उनको 10 वर्ष प्लस 4 वर्ष का परिहार मिलाकर यदि उनको 14 वर्ष हो जाते हैं तो उन्हें खुली जेल की पात्रता रहती है। खुली जेल के बाहर बनी कुटियाओं में बंदी अपने परिवार के साथ रह सकता है। बंदी दिन के समय शहर या नगर क्षेत्र की परिसीमा में अपने व्यवसाय करता है और अपने परिवार के साथ वापस शाम के समय अपनी कुटिया में लौटता है। वर्तमान में जेल के बाहर पेट्रोल पंप या जो अन्य कृषि कार्य या गौशाला है जिसमें बंदियों को जेल मुख्यालय द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक राशि प्रदान की जाती है। उनको बाहर कमान पास कराया जाता है। बाहर कमान में बंदियों को श्रम हेतु निकाला जाता है। जेल में निरुद्ध रहने के दौरान बंदियों को विभिन्न उद्योगों जैसे पेंटिंग प्रेस, चित्रकला, संगीत, लोहारी, बढ़ई, सिलाई इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे बंदी जेल से रिहा होने के पश्चात समाज की पुनः मुख्यधारा से जुड़ सके। जेल में अपने कार्य में विशेष प्रवीणता या अधिक मात्रा में अच्छी किस्म का काम करने वाले बंदियों को उपद्रव या आग लग जाने या इसी प्रकार की किसी आपात स्थिति में जेल अधिकारी की सहायता करने, हस्तकला सीखने या जेल में रहते हुए साक्षरता प्राप्त करने वाले बंदियों को विशेष परिहार प्रदान करने की व्यवस्था है। पेरोल का लाभ प्राप्त कर रहे बंदियों को जेल नियमानुसार जेल की सीमा से बाहर के उद्यमों जैसे गौशाला, पेट्रोल पंप, कृषि कार्य में समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ बाहर भेजने का प्रावधान है, जो पुनर्वास या समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का एक बेहतर विकल्प है। अब हम बात कर रहे हैं बंदियों के अधिकार के बारे में। बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने का अधिकार है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत अभिरक्षा में व्यक्ति को दांडिक न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उनके विचारणीय प्रकरण या
प्रकरणों को प्रस्तुत करने के लिए निःशुल्क अधिवक्ता शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। संपर्क एवं मुलाकात का अधिकार। प्रत्येक बंदी को सप्ताह में एक बार अपने परिवार के सदस्य या विधिक सलाह से मिलने या मुलाकात करने का अधिकार प्राप्त है। बंदी को अधिकतम 20 मिनट तक मुलाकात करने का प्रावधान है। विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। सभी अभिरक्षाधीन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उनके प्रकरण में जो विधिक सहायता के माध्यम से जो अधिवक्ता नियुक्त होते हैं तो निःशुल्क उनका प्रकरण की पैरवी करते हैं। पढ़ने लिखने या अभिव्यक्ति का अधिकार। कारागार या जेल में पाठशाला या साक्षरता की पूर्ण व्यवस्था रहती है। बंदी को अपना अध्ययन करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। बंदियों को विद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है। मारपीट या प्रताड़ना के विरुद्ध शिकायत। जेल में अनुशासन रखने के लिए जेल प्रशासन सतर्क रहता है। फिर भी कभी कभी बंदीगण आपस में मारपीट करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक बंदी को अधिकार है कि अपनी शिकायत जेल अधीक्षक को बताए। जेल में समय समय पर जेल अधीक्षक बंदी परेड का अवलोकन करते हैं। प्रत्येक बंदी से उनके समस्या पूछते हैं। बंदी को कोई परेशानी होने पर वह अपनी परेशानी अभिव्यक्त कर सकता है। यदि बंदी के संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों की क्षति हो रही है तो वह जेल के शासन न्यायालय में भी या मानव अधिकार आयोग या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी शिकायत भेज सकता है। व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार। प्रत्येक बंदी को अधिकार है कि वह अपने प्रकरण के निराकरण के लिए समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित रखा जाए। जेलों में यदि किसी बंदी पर असुविधा महसूस होती है या उसके अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय में सुनवाई हेतु आवेदन भेज सकता है। यदि न्यायालय उचित समझता है तो बंदी को पुलिस बल के माध्यम से न्यायालय में आवश्यक रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित रखने का आदेश दे सकता है। मनोरंजन सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार। जेलों में बंदियों को खेलने कूदने मनोरंजन सुविधाओं में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। बंदी प्रतिदिन निर्धारित समय में अपनी रुचि अनुसार खेल में भाग ले सकते हैं एवं रात्रि में निर्धारित समय तक टीवी देख सकते हैं। जेलों में बंदियों को योगा और प्रशिक्षण भी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। धर्म पालन का अधिकार। मध्य प्रदेश जेल नियमावली के अंतर्गत जेलों में निरुद्ध प्रत्येक बंदी को धर्म पालन की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत वे अपने धर्म ग्रंथ जेल अधीक्षक की अनुमति उपरांत अपने बैरक में रख सकते हैं। त्योहार पर उपवास या पूजन आदि नियम कायदे के अंतर्गत उन्हें रखने का पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उपवास की स्थिति में बंदियों को फलाहार आदि देने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। उपचार का अधिकार। प्रत्येक बंदी को अस्वस्थता की दशा में उपचार पाने का पूरा अधिकार है। जेलों में चिकित्सकों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ पदस्थ रहता है। प्रत्येक बंदी को जेल में प्रविष्ट होने पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जेल परिसर में प्रत्येक चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। बंदी चिकित्सक से मिलकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र है। पुनर्स्थापन कार्य का अधिकार। प्रत्येक बंदी को अधिकार है कि वह जेल से मुक्त होने के पश्चात या रिहाई होने के पश्चात वह सम्मानजनक नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकता है। उसे जीवन यापन के लिए भरण पोषण के साथ साथ आवास की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु शासन की जो योजनाएं संचालित की जाती है उनको बंदियों को बताएं और उनका सही तरह से क्रियान्वयन हो सके। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विधिक सहायता, मनोरंजन, योग, संगीत और अन्य कल्याणकारी गतिविधियां बंदियों के मानसिक एवं सामाजिक विकास में कैसे सहायक होती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अष्टकोण प्रबंधन की आवश्यकता। जेल की सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बंदियों के मानव अधिकारों की रक्षा हेतु अनुशासन एवं नियंत्रण बनाए रखने के लिए, बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए, सकारात्मक वातावरण निर्माण के लिए, बंदियों के सुधार एवं समाज में पुनर्स्थापन के लिए, प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए,
पुनः अपराध की संभावनाओं को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अष्टकोण प्रबंधन में जो प्रमुख सावधानियां हैं उसके संबंध में है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई न हो, बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए, नियमों का पालन निष्पक्ष रूप से हो, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही न बरती जाए, कार्य वितरण में शोषण न हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई सीमित और न्यायसंगत हो, शिक्षा और सुधार कार्यों को औपचारिक न बनाया जाए और संवेदनशील बंदियों पर विशेष ध्यान या निगरानी रखें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि स्वास्थ्य प्रबंधन, श्रम व्यवस्था, शिक्षा और उद्योग आधारित प्रशिक्षण बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे योगदान देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। आज हमने अष्टकोण प्रबंधन, प्रावधान, सावधानियां एवं आवश्यकताओं के बारे में जाना, जिसमें हमें जो जेल में बंद दंडित या विचाराधीन बंदी पर पूर्ण नियंत्रण हो, फरारी की घटना न हो और उनके श्रम, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं बेहतर समाज में बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने या समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उनके रोजगार या प्रशिक्षण और अच्छा आचरण रखने वाले बंदियों को बेहतर से बेहतर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास के संबंध में अष्टकोण की क्या भूमिका रही उसके बारे में हमने समझा, जाना। आशा है कि ये जो जानकारी प्रदान की गई है अष्टकोण प्रबंधन, प्रावधान, सावधानियां और आवश्यकताओं, उसके संबंध में ये बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगी। और इसके लिए हमने एक प्रश्न उत्तरी भी तैयार की है और उत्तर देने के पश्चात आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।